तो फाइनली यार ज्योग्राफी का एग्जाम हो चुका है हमारा और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, क्योंकि सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। जितना मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझसे जिनकी बात हो रही है वो सब कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया है, बहुत अच्छे से हम कवर करके आए हैं। तो यार सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और दूसरी चीज यार सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरी जिद में आपने साथ दिया। बिल्कुल सच है यार, कहीं ना कहीं ये जिद मैंने स्टार्ट करी थी फरवरी के अंदर, जिद्दी सीरीज हमारी, और मैंने जिद करी थी, ये जिद ली थी कि यार ज्योग्राफी को हम एक नए मुकाम तक लेकर जाएंगे। ज्योग्राफी का जो पढ़ने का तरीका है उसको ही हम थोड़ा चेंज करेंगे। जहां हम पहले क्वेश्चंस के पीछे भागते थे, हम क्वेश्चंस के पीछे नहीं, हम कंसेप्ट्स के पीछे भागेंगे। ठीक है, हम कंसेप्ट क्लैरिटी करेंगे, ना कि सिर्फ हम रटेंगे चीजों को। तो मेरी उस जिद में आप लोगों ने इतना साथ दिया कि उस मेरी जिद को अपनी जिद बना लिया, और आज रिजल्ट हम सबके सामने है कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम को टैकल करा है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो यार आपका रिजल्ट बोर्ड्स के एग्जाम के बाद आएगा। मैं मानता हूं कि सिर्फ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता है, एक टीचर का भी रिजल्ट आता है, और आज कहीं ना कहीं मेरा वो रिजल्ट है। हम एग्जाम से पहले बहुत एनालिसिस करते हैं कि क्या एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बार क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, किन टॉपिक्स को दोबारा रिपीट करा जा सकता है। मैं हमेशा टॉपिक्स की बात करता हूं, क्वेश्चंस की बात मेरे को नहीं लगता कि होनी चाहिए, बट स्टिल कभी कभार चीजें आ जाती हैं हमारी पढ़ाई हुई, कभी कभार किसी टीचर की नहीं आती हैं, क्योंकि हर टीचर यार यही चाहता है कि उसके स्टूडेंट बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाएं, वो इस तरीके से कंटेंट डिलीवर करे, या आप तक स्टडी मटेरियल को आपको इस तरीके से एजुकेट करे कि आप एग्जाम बहुत अच्छा देकर जाओ। और हमने भी वही ट्राई की, पर हमने कुछ एनालिसिस जो हम एग्जाम से पहले करते थे, कुछ एनालिसिस आज हमने एग्जाम के बाद भी करे। वही चीज मैं आपको बताने आया हूं कि आखिर एक टीचर का रिजल्ट जरूर आता है, खाली आपका नहीं आता, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है। तो जब हमने कुछ चीजें एनालिसिस करी, अब एक दिन पूरा लगाकर, तो हमें बहुत कुछ चीजें देखने को मिली कि आखिर जो हमने पढ़ाया था वो किस तरीके से आप लोगों के काम आया है। तो जरा देखते हैं। अब मैं हमेशा जैसे कि बोलता हूं कि मैं टॉपिक्स करवाता हूं, बार बार टॉपिक्स के पीछे चलता हूं कि टॉपिक्स को पकड़ो, टॉपिक्स को पकड़ो। तो टॉपिक्स तो आपको सब एग्जाम दे के आए हो, आपको पता ही है कि टॉपिक्स किस कैसे रिपीट हुए हैं, सारे ही रिपीट हुए हैं। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली, और जो मैं खुद शॉक हो गया देखकर कि अच्छा, मतलब टॉपिक्स वाली जो स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि हमेशा मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करने को बोलता हूं कि टॉपर वो नहीं बनता जो सब पढ़ता है, टॉपर वो बनता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ता है। तो जब एक वीडियो मैंने बनाई थी, टॉप 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो मैंने बनाई थी, और एक जो मैंने लास्ट सेशन लिया था जस्ट एग्जाम के सुबह वाले दिन, तो हमने कुछ एनालिसिस करके ये देखा कि उन 2 सेशंस में, सिर्फ 2 सेशन में, यानी कि एक सेशन था 1.5-2 घंटे का, एक सेशन था जो सुबह वाला था 2.5-3 घंटे का, क्योंकि उस 5-6 घंटे के सेशन में आपका लगभग 70 to 80% एग्जाम बिल्कुल उसी में से आ गया। यानी कि सिर्फ 5 घंटे के सेशन में जिस स्टूडेंट ने वो 5 घंटे का सेशन देखा हो, 2 सेशन मिला के उसकी तो बल्ले बल्ले हुई होगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि खुद मैं ये चीजें शॉक हो गया ये रिजल्ट देखकर। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जामिन द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, 5 नंबर के अंदर ही आपका क्वेश्चन आया था। अब जो मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कि ये आ सकते हैं, ठीक है, बनानी पड़ती है, सब बनाते हैं। तो मैंने टॉपिक्स उठाए और उन टॉपिक्स के बेस पर क्वेश्चन बनाए कि यार क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, टॉपिक जरूर रिपीट हो सकता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन वही एज इज टीज उठ के आ गया कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन डिटेल। मैंने जानबूझ के यहां थंबनेल के साथ लगाया कि आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है कि वेरियस इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स आई थी कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन लगा, मुझे लगा कि हो सकता है कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं सारे आए होंगे। तो मैं एक एक करके चेक करता गया। आखिर भाई मेरा रिजल्ट आना था, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आए। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके सोर्स बेस्ड में ये क्वेश्चन आया था, जो था कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन का, जो अलग अलग ग्रासलैंड्स थे, जो मैं आप सबको हमेशा बोलता था कि लाइव चैट में भैया सारे ग्रासलैंड लिखो ताकि आपको याद हो, बार बार मैप करवाता था। तो मैंने जब सोर्स बेस्ड का सेशन लिया था तो उसके अंदर से मैंने यही चीज, मैं यही वाला मैप करवाया था, ठीक है। मैप बहुत सारे थे लेकिन मैं ये मैप लेकर आया था और मैंने बोला था कि यार ये ग्रासलैंड वाला जरूर कर लेना, ठीक है, ये जो आएगा ये इसके बहुत चांसेस है, क्योंकि ये सिविल सर्विस के एग्जाम में भी ग्रासलैंड्स ये यूज होते हैं, हम वहां भी इनको पढ़ते हैं। तो एज इट इज ये क्वेश्चन आ गया। चलो भाई
ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज ए हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। यानी कि इंडिया के अंदर जो अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके ऊपर आपको आंसर लिखना था। अब वही सेम वही वीडियो टॉप 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, वो 33 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन, 20 से 25 बिल्कुल ये लगा लो कि वही टॉपिक्स बिल्कुल रिपीट हुए हैं, वही आंसर आपको लिखना था। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा माइनर चेंज होता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, बट जितना मेरे से हुआ। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो बच्चा ये आंसर पढ़ के गया होगा उसका मजा। आगे चलें। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कंपेयर टू रेलवे। यहां पर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि वो क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल वे है फॉर छोटे डिस्टेंस के लिए एज कंपेयर टू रेलवे। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। जो मैं बोला था अभी 2 दिन से बोल रहा था कि यार ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर याद रखना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपसे रोड्स या रेलवेज के बेनिफिट पॉजिटिव पॉइंट पूछे जाएंगे। यही PYQ जो मैं करवा रहा था उसके अंदर सेम मैंने यही क्वेश्चन किया था, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंसेज हैं, क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। ये हो गया था। इसके बाद था एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पेट्रोलियम एज मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड डिस्क्राइब इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया इस चैप्टर के अंदर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर। मैं हमेशा बोलता था कि यार घबराओ मत, सारा कुछ मत घबराओ, कुछ टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लो। एक आप पढ़ लो आयरन ओर, एक कोल रिजर्व को पढ़ लो, ठीक है। और आपका क्या था, एक जो मैप का पोर्शन था वो था, और एक ये जो इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया था टॉप 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम वही वीडियो है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज इन इंडिया, एज इट इज आ गया एग्जाम में। चलो, एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, उसका पैटर्न चेंज होता है ना 1950 से लेकर आज तक, उसके बारे में आपको लिखना था सारी चीजें कि क्या पैटर्न किस तरीके से चेंज आया। उसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 था, एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस इंडिपेंडेंस। सेम चीज थी, सेम चीज यहां पर आपको लिखनी थी। कम खत्म नहीं है क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि कम से कम अगर मैं पूरा पेपर देखता जाऊं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन वही 2 वीडियोस के अंदर ही पूरा पेपर रिपीट हो रहा है बार बार। और इस वाली में से तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस फंसे हैं, जो 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली थी इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन आए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म विद एग्जांपल। पॉसिबिलिज्म के बारे में पूछा, ठीक है। अब इसी वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। यानी कि एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों के बारे में मैंने एक ही क्वेश्चन में कंक्लूड कर लिया था कि अगर दोनों में से कोई पूछा जाए या डिफरेंशिएट भी पूछा जाए तो आप कर लो, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को या किसी को ये लगे कि ये तो सर डायरेक्ट नहीं है, हो सकता है, बट अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर देकर आए होगे, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिज्म पढ़ा है। एनीवे, नेक्स्ट करते हैं। What are the 3 stages of demographic transition theory? सुबह की 3:30 बजे की जो क्लास थी उसमें भी मैंने पूरा आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था कि ग्राफ को डिकोड करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। वही क्वेश्चन आ गया आपका 21th क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें सिर्फ स्टेज 1 पूछी है, यहां पर मैंने तीनों स्टेजेस को आपको करवा कर मैं गया था। वीडियो सेम वही है। उसके बाद सेम वीडियो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। जो हमारे नॉन कन्वेंशनल है यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी ये बात कर रहा है। जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। जस्टिफाई, यहां मैंने क्वेश्चन करवाया था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इन इंडिया। सेम वही चीजें लिखनी थी आपको यहां पर, उसके बारे में लिखना था, स्टेटमेंट के बारे में लिखना था कि हर जगह अवेलेबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है इसके थ्रू, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें छोड़ना चाहिए। आगे बात करें, आपको मैंने मैप करवाया था, ठीक है। मैंने आपको ये मैप करवाया था, इस वीडियो के अंदर मैंने मैप करवाया था क्लास 12 ज्योग्राफी फाइनल रिवीजन जो मैंने करवाई थी। उसके अंदर सुबह 3:30 बजे क्लास में सबसे पहले मैंने मैप स्टार्ट करे थे। उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर मैंने सिर्फ 2 मैप करवाए थे आपको। एक ये वाला मैप मैंने करवाया था फिल जो दिखाया था, और एक इसके अलावा कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन वाला दिखाया था। उसमें से एज इट इज ये मैप आ गया आपका, क्या है ये, नोमैडिक हर्डिज्म वाला है ना, कि टुंड्रा है, इधर नॉर्थ अटलांटिक है, अफ्रीका है, अरेबियन पेनिनसुला, ये एज इट इज आ गया आपका। यहां से आगे अगर हम चलें तो इसके बाद
सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती थी ट्रांस साइबेरियन के अंदर, अब ये मैं नहीं बोल रहा कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, ऐसा हो गया है, ऐसा हुआ है। रिजल्ट में यही होता है ना कि मैं एग्जाम तो दे आया, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, तो मैंने तो अपना पूरा जोर लगा दिया था, रिजल्ट यहां पर ये चीज आई है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। उस दिन सुबह की क्लास में, सुबह 3:30 की जो क्लास स्टार्ट हुई थी, उस क्लास के अंदर बच्चे बोल रहे थे सर हमें ये नहीं पता कि ट्रांस साइबेरियन में सब कुछ याद करें या नहीं करें। तो मैंने आपको 4 स्टेशंस बताए थे। मैंने बोला था कि भैया एक तो सेंट पीटर्सबर्ग, ईस्ट व्लादिवोस्तोक ने है जो वो, और एक आपको यहाँ मैंने देखो मार्क कर रखा है चिटा, और मैंने बोला था कि इसको याद रखना, ये एग्रो सेंटर है। जिन बच्चों ने क्लास देखी थी उन्हें अच्छे से पता है। एज इट इज ये मैप आ गया, नेम द ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन, ईस्ट मोस्ट स्टेशन आपको बताता ना व्लादिवोस्तोक, और साथ में आ गया था क्वेश्चन कि एग्रो सेंटर कौन सा है। एग्रो सेंटर आपको पता था क्या था, सिंपल। यही स्टेशन मैंने याद करने को बोले थे, मैं 3 से 4 स्टेशन करवाए थे, व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग, चिता, ठीक है, और एक मैंने आपको नोवोबिर्स्क सेंटर स्टेशन, इसको मैं बोलता हूं कि ये सेंटर है। तो हर चीज के स्टार्टिंग, एंडिंग और सेंटर, 3 चीजें तो पता होनी चाहिए और एक इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। एज इट इज यहां पर ये आ गया। इसके बाद मैंने आपको जो इनलैंड वाटरवे था, सेम इट एज इट इज, सोर्स बेस्ड के क्वेश्चन, ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था कि सोर्स बेस्ड का मैंने अलग सेशन लिया था, वो एक ही सेशन था मेरा सोर्स बेस्ड का, एक ही वीडियो थी, सिर्फ एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसी के अंदर मैंने एज इट इज रहीने वाटरवे वाला क्वेश्चन करवाया था। उसके बाद अगर बात करें 5-5 नंबर के क्वेश्चन, वही सेम वीडियो, टॉप 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सजेस्ट द मेजर्स टू अचीव इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इन इंदिरा गांधी कैनाल। अब बात क्या है कि टॉपिक्स तो मैंने पढ़ाए हैं, देखो मैं तो हमेशा बोल रहा था कि टॉपिक्स रिपीट होंगे, बट यहां पर क्वेश्चन ही एज इट इज आ रहे हैं उठ के, कि एक वीडियो में से इतने क्वेश्चन कैसे रिपीट हो सकते हैं। मैं खुद भी हैरान हूं, पता नहीं कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। सर मैंने तो अपने बेस पर बनाए थे कि यार ये तो आने चाहिए अगर एक स्टूडेंट का नॉलेज चेक करनी है उसकी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, रटना तो है नहीं, नॉलेज आपको चाहिए। तो राइट ए डिटेल नोट ऑन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया एंड मेजर फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी, एज इट इज क्वेश्चन आ गया ए, और इसी का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के अंदर, एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन, डिस्कस द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन। सारे बेनिफिट्स इसमें थे। तो हर सेट के अंदर मैं देख रहा हूं कि हर सेट के अंदर इसी वीडियो में से क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी अगर किसी को क्रॉस चेक करना है वो जाकर आप YouTube पर वीडियो अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि तभी मैंने यहाँ पर ये थंबनेल दिखा रहा हूँ कि आप ये वीडियो सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। तो मैं ये बोलता हूँ कि पेपर बहुत अच्छा गया भैया, आप लोगों का बहुत अच्छा गया और मेरा भी बहुत अच्छा गया, मेरा रिजल्ट भी सुपर डुपर आया है। मैं बस ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जरूरी है कि जब हम बच्चों का रिजल्ट लेकर आते तो एक टीचर का रिजल्ट भी आना चाहिए, एक टीचर की भी जवाबदेही होनी चाहिए अपने स्टूडेंट से, कि मैं पूरे साल तुम्हें बोल रहा था कि मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, और अगर आपने मेरी सुनी तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिला, मेरा क्या रिजल्ट आया। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट सिर्फ टीचर की सुनते रहे और लास्ट में टीचर अपना कहे कि यार मेरा हो गया, अब अगले साल अगला सेशन आएगा मैं उनको देखूंगा, मेरे को क्या मतलब। तो इसलिए ये वीडियो मेरे लिए बनानी बहुत जरूरी थी, ताकि मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा सकूं कि मैंने जो वादा आपको करा था, मैंने वो वादा कहीं ना कहीं आपके लिए पूरा करा। मैं हमेशा टॉपिक्स के पीछे भागता था, क्वेश्चंस के पीछे भागा नहीं। लेकिन सोचो, मैं जो एक लाइन हमेशा बोलता था कि नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। तो हम नॉलेज के पीछे भागे और सक्सेस आज आपके पास भी और मेरे पास भी सक्सेस आकर खड़ी है। कि जो वीडियो में बोलता था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, इन क्वेश्चंस के टॉपिक। मुझे नहीं पता था कि एज इट इज इतना पेपर मेरे एक ही वीडियो के अंदर से निकल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहीं बोलूँ 2 सेशन उठा लूँ 3:30 बजे वाला और ये वाला, तो 80% पेपर बिल्कुल एज इट इज उसमें से उठ के आया हुआ है, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है ऐसा हुआ, क्योंकि उन वीडियोज और उन क्वेश्चंस को मैंने इसी बेस पर बनाया था कि बच्चे की नॉलेज लेवल चेक हो, ना कि रट्टाफिकेशन लेवल चेक हो। और बहुत बहुत अच्छा पेपर आया हुआ था, ठीक है। मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट टू टफ के बीच में मैं कहीं कह सकता हूँ। इजी पेपर तो नहीं था, और इजी अगर आपको लगा है इट मीन्स आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, इसलिए वो पेपर इजी लगा है। तो ये मेरा रिजल्ट था। अब बारी आपके रिजल्ट की, तो जरूर जब आपका रिजल्ट आए आप भी मुझे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार मैं रिजल्ट में पास हुआ या फेल हुआ या टॉप करा मैंने। ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि हर टीचर चाहता है, चाहे वो कहीं का भी टीचर क्यों ना हो, वो यही चाहता है कि किस तरीके से मैं स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा करूं। और मैंने भी यही कोशिश की, ये मेरा रिजल्ट आया है।
बाकी आपके हाथ में है। और एक चीज मैं लास्ट में जाते हुए जरूर बताना चाहूंगा कि अभी हमारा साथ छूटा नहीं है, अभी भी मैं आपके से जुड़ा रहूंगा। क्योंकि अभी हमारा CUT का एग्जाम आना बाकी है, और CUT के एग्जाम में आपको पता है कि लास्ट ईयर भी उठा लो और अब की बार भी आपने देख लिया बोर्ड्स में किस तरीके से ज्योग्राफी का पेपर अपना गया है, तो वहां पर भी हम इसी तरीके से एग्जाम को बिल्कुल अच्छे डेडिकेट तरीके होकर, फोकस होकर एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आपको ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करवाऊंगा, ना कि सिर्फ ज्योग्राफी की, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी आप पढ़ना चाहो, हमारे यहाँ पर सब मुझसे बेस्ट है। ये लगा लो मैं सबसे नीचे का मेरा एनालिसिस है, सब मेरे से बेस्ट ही रहते हैं, क्योंकि यहीं आकर मैं इनसे सीखा हूँ बहुत कुछ। तो यहाँ पर आपको हर चीज बेस्ट मिलेगी। आप बेनिश्चिंत होकर यहाँ पर अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दी बेस्ट आपके पास यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपकी चॉइस ये बन सकती है। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ CUT आने वाला, तो CUT में आपको पता है कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है, ठीक है। हमारा CUT अड्डा करके ऑफिशियल चैनल है जहाँ पर हम CUT की प्रिपरेशन करवाते हैं, और किसी भी को भी अगर बैच से रिलेटेड कोई बात करनी है वो मुझे टेलीग्राम कर सकता है। और अभी हमारा एक बहुत फेमस बैच आने वाला है, प्रतिज्ञा बैच, जिससे लास्ट ईयर टॉपर निकले थे, टॉप 20 जो AIR आई थी उनमें से 4 से 5 स्टूडेंट उसी बैच के थे। तो आप उसको भी जरूर अपने माइंड में रखें, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं पास हुआ या फेल, ठीक है। एंड थैंक यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।